चाहते हैं। कौन है अमित साहू जी? है कि बजरंगी इज ऑलवेज बजरंगी, जो बजरंगी रहता है वो हमेशा जीवन भर बजरंगी रहता है, इसलिए ये एक अमित साहू की पहचान है। लेकिन क्या राजनीति में आने के अलावा क्या धर्म की रक्षा से व्यक्ति सामाजिक जीवन में रहकर नहीं किया जा सकता है? मगर मैं इस बात को इसीलिए बता रहा हूं कि वर्ष 2008 से आज 2024 चल रहा है, फिर भी मैंने धर्म की रक्षा के लिए कभी भी कोताही नहीं बरती। तो क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के ऊपर है कि धर्म की रक्षा करना? ये नैतिक जिम्मेदारी कहा जा सकता है इसको, कि धर्म की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अब बात मुख्यमंत्री की तो अभी ये बात उठकर आ रही है, जितना एक्टिव भूपेश बघेल एज मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, अगर बात करें तुलना में विष्णुदेव साय की, तो ये सारे वादे और इरादे मजबूत और कर्मठ के रूप में अगर कोई है तो वो विष्णुदेव साय जी हैं। कांग्रेस कार्यकाल को आपने करप्शन का गढ़ और भ्रष्टाचार का गढ़ कहा और अपराधों का गढ़ कहा, लेकिन जब हम देखते हैं एक साल के भीतर ही बड़ौदा बाजार जैसे घटना, सूरजपुर में, कवर्धा में, क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस सेम ट्रैक पे चल रही है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस ओर कार्य करता है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा कार्य करती है। जाते जाते हमारे माध्यम से उन युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? विचारधारा आप सबका सिर्फ और सिर्फ देश, धर्म और संस्कृति के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अगर मिट गई तो हमारा धर्म नहीं बचेगा, और हमारा धर्म नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। वर्तमान में नारे भी चल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति, और आज की राजनीति में हमारे साथ मेहमान हैं अमित साहू जी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कौन है अमित साहू जी। थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अमित साहू एक वो सामान्य सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान और प्राण लगाकर विपक्ष में रहते हुए एक ऐसी अहम भूमिका निभाई, एक ऐसा आंदोलन खड़े किया भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जिस आंदोलन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के हृदय में एक ज्वाला सी आग भड़की, और वो ज्वाला जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आक्रोश के रूप में बदली। और आज जो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं, वो सरकार उस आंदोलन हल्ला बोल 24 अगस्त 2022 का जो आंदोलन था भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का 2018 के बाद का प्रथम बड़ा आंदोलन, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई तो इस छोटे से कार्यकर्ता का परिचय एक आंदोलन के रूप में ही आप सबके बीच जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जिला के सभी अध्यक्ष, मंडल के सभी अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारी और मंडल के सभी पदाधिकारी, और तो मैं सीधा कहता हूं कि उस आंदोलन की अहम भूमिका एक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर एक बूथ में रहने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए वो श्रेय उनको जाता है कि उनके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। और दूसरी बात, अमित साहू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक स्वयंसेवक है, और बाल काल से वो स्वयंसेवक रहा है, और आज भी उसकी पहचान एक स्वयंसेवक के रूप में ही की जाती है, और जिसे प्यार से सभी लोग बजरंगी कहते हैं, क्योंकि बजरंग दल में मैंने एक वार्ड संयोजक से लेकर रायपुर जिला संयोजक तक के काम किया है। और एक कहावत है कि बजरंगी इज़ ऑलवेज बजरंगी, जो बजरंगी रहता है वो हमेशा जीवन भर बजरंगी रहता है, इसलिए ये एक अमित साहू की पहचान है। पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई? देखिए, मेरी पढ़ाई शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई है, सेंट जेवियर, लिटिल फ्लावर और सेंट पॉल, ये सारे कॉन्वेंट स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर मैंने पढ़ाई की। एक परिवार जो है शुरू से संघ विचारधारा के
से जुड़ा हुआ था। दादाजी के माध्यम से मैं विचार परिवार में आया, संघ के शाखा में जाना चालू किया। इसी कारण है कि एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो आज राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का एक स्वयं सेवक है और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर आज प्रदेश के प्रवक्ता तक की जिम्मेदारी निभा रहा है। तो मेरी पढ़ाई जो हुई है कक्षा 12वीं तक की हुई है। कक्षा 12वीं तक इसलिए हुई क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी पिताजी के जाने के बाद पूरी मेरे ऊपर आ गई थी। घर का सबसे बड़ा बेटा मैं ही हूँ। इस वजह से मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की क्योंकि समय ही नहीं मिला। पिताजी का इतना बड़ा कारोबार संभालना, परिवार बहुत बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली हम सभी रहते हैं, आज भी 4 भाई हैं हम, तो उन सबको संभालना, घर की देख रेख करना। उसके बाद फिर पढ़ाई में कभी वापस लौटने का मन भी नहीं किया क्योंकि मैं पारिवारिक जीवन में भी आ गया था, सामाजिक जीवन में भी आ गया था। इसलिए मेरी पढ़ाई जो है 12वीं तक हुई है और सारी पढ़ाई मैंने अंग्रेजी माध्यम में और कॉन्वेंट स्कूल में ही की है। जी, राजनीति में आपका आना कैसे हो गया? देखिए, राजनीति में आना तो एक विपरीत सोच के जरिए मैं राजनीति में आया। स्वयंसेवक तो था ही, बाल्यकाल से निरंतर दादाजी के साथ शाखा में जाने का कार्य मैं करता ही था। अब शाखा में जाने के साथ साथ वहाँ के जो वरिष्ठ दादाजी के जो साथी थे, जो संघ परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हम बजरंग दल अर्थात विश्व हिंदू परिषद जिसकी युवा इकाई है उसमें हम भेजेंगे। अब ना जाने, देखो पुराने बुजुर्गों को पहले ही पता चल जाता है कि चेहरे का तेज देखकर, हाव भाव देखकर कि ये किस लिए उपयोगी है, किस लिए काम आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है पुराने बुजुर्ग जान जाते हैं, शकल देख के ही वो जान जाते हैं। तो मुझे उन्होंने बजरंगी बनाया। तो जब बजरंग दल में जब मैं गया तो इस टिकरापारा वार्ड, जिसको खंड कहते हैं बजरंग दल में, उसका मुझे संयोजक की जिम्मेदारी दी। अब जब एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब जानता है बैठक में जाकर कि देश, धर्म और संस्कृति क्या है, उस पर अभी किस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है, किस प्रकार से धर्म को खतरे में है। एक तरफ ये ईसाई मिशनरी जो है प्रलोभन, लालच देकर समस्त हिंदू समाज का, पूरे हिंदू धर्म के अंदर का जितने भी पंथ है, समाज है, सबका धर्मांतरण करा रहे हैं। एक तरफ ये जिहादी कहीं ना कहीं जिहाद के माध्यम से धर्म को कुठाराघात कर। तो जब बैठक में गए, जब वहाँ विचारधारा पता चली कि वर्तमान में हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर इस प्रकार की कुठाराघातें हो रही, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी तो स्वयं को लेना ही पड़ेगा। जब धर्म में, हिंदू धर्म में अगर जन्म लिए हो, उस धर्म के लिए अगर कर्म नहीं करोगे, तब तक आपका इस सृष्टि में आना और उसका ध्येय पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने शुरुआत की, राजनीति ही कहा जा सकता है उसको, कि वो धर्म की रक्षा के लिए कार्य मैंने किया उसमें। उसके बाद विधिवत जब मैं पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर पूरी आ गई, तब वर्ष 2000 की बात है। 2000 से मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य के रूप में मैंने काम किया। 2008 तक के मैं बजरंग दल रायपुर जिले का संयोजक बन गया। अनेकों आंदोलन मैंने धर्म की रक्षा के लिए किए, अनेकों युवाओं को बजरंग दल से जोड़ के धर्म की रक्षा के लिए मैंने सौगंध दिलवाई। और तो और उस समय जब जिला संयोजक के रूप में मैंने प्रवीण भाई तोगड़िया, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहते थे, उस समय मैंने 5000 युवाओं की त्रिशूल दीक्षा भी इस रायपुर राजधानी में कराई, जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी त्रिशूल दीक्षा वो साबित हुई थी। तो वैसे काम करते करते एक स्वयंसेवक के माध्यम से ही मैं, संघ परिवार के माध्यम से ही मैं उसी जीवन को जीना चालू किया था। वर्ष 2008 की बात है, जब पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया, अचानक ही उनका देहांत हो गया। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी घर की मेरे कंधे पे आ गई, पूरी की पूरी कारोबार की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई। तो जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तब मैंने हमारे उस समय नेता हुआ करते थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे और वर्तमान में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे रमेश भाई मोदी जी, जिनका अभी कुछ 1 साल पहले ही स्वर्गवास हुआ, वो हमारे नेता हुआ करते थे। तो उनकी सहमति से और संघ परिवार के और जो बड़े लोग हैं उनकी सहमति से कि अब मुझे अगर काम करना तो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि आगे की जीवनी अब वहीं, क्योंकि
प्रत्यक्ष राजनीति में अगर काम करना है तो संघ परिवार का जो राजनीतिक आयाम है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो उनकी सहमति से मैं वर्ष 2008 में भारतीय जनता पार्टी में आया। जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने बोला कि अगर सनातन धर्म में जन्म लिया तो उसकी रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, लेकिन क्या राजनीति में आने के अलावा क्या धर्म की रक्षा से व्यक्ति सामाजिक जीवन में रह कर नहीं किया जा सकता, या फिर जो आपकी एक व्यक्ति की स्वार्थ इच्छा पूर्ति होती है उसको पूरा करने के लिए राजनीति में आया जाता है? देखिए, जब तक मैं बजरंग दल का पदाधिकारी था, बजरंग दल का संयोजक था, तब तक तो राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं था, राजनीति से कोई हमारा लेना देना नहीं था। फिर भी हम धर्म की रक्षा का काम संगठन के माध्यम से करते हैं। मगर आज मैं प्रत्यक्ष राजनीति में हूँ। मैं वर्ष 2008 में विधिवत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण की। वर्ष 2008 से 2011 तक एक सिर्फ सामान्य कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी दायित्व के, बिना किसी जिम्मेदारी के मैंने काम किया। जब 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो भाजपा की युवा इकाई है, उसका जब गठन हुआ तो वर्ष 2011 में मैं पहली बार जिले का मंत्री बना। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर का जिला मंत्री बना। 4 साल काम करने के बाद वर्ष 2016 में मैं प्रदेश के मंत्री के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2020 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी। और हमारे मुख्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके साथ में युवा मोर्चे के अध्यक्ष की मैंने जिम्मेदारी निभाई। मगर मैं इस बात को इसीलिए बता रहा हूँ कि वर्ष 2008 से आज 2024 चल रहा है, फिर भी मैंने धर्म की रक्षा के लिए कभी भी कोताही नहीं बरती। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के तहत अगर राजनीतिक दल में हूं तो मेरा सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करना। मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तब भी धर्मांतरण के विरुद्ध बड़ी बड़ी पूरे जिलों में मैंने 5-5 किलोमीटर की पदयात्राएं निकाली। धर्मांतरण जो बस्तर आग में सुलग रहा था वहां पर जाकर धर्म की रक्षा का मैंने काम किया। जहां भी धर्मांतरण की गतिविधियां पाई जा रही थी वहां पर मैंने काम किया। कवर्धा का आप मामला देख लो, जब ध्वज का अपमान किया गया था, भगवा ध्वज का, उस आंदोलन को भी प्रदेश स्तरीय हमने किया। यहाँ टिकरापारा संजय नगर में भी कुछ सामाजिक तत्वों ने, इस्लामिक जिहादियों ने धर्म को आड़े हाथ लेते हुए हमारे भगवा ध्वज को भी यहाँ पर तोड़ा था। उस मामले को भी हमने अपने हाथों पर लिया, उन जिहादियों से लड़ाई लड़ी और पुनः हमने धर्म ध्वजा की स्थापना की वहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, और जो लोग कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद आदमी सेकुलरवाद की ओर होता है, तो उसका ताज़ा उदाहरण मैं हूँ कि मैं आज कम्युनलवाद पे राजनीति करता हूँ। मैं कोई सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं अपनी धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर और सदैव खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक तहत अगर कुछ विरले जो लोग हैं जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं, उनमें से एक मेरा नाम इस रायपुर शहर और आधे छत्तीसगढ़ में आता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं वही बस हिंदूवादी जो विचारधारा को मान रहे हैं, या जो कांग्रेस के अंदर है वो भी हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदुवादी को नहीं मानते, सभ्यता संस्कृति को नहीं मानते, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के ऊपर है कि धर्म की रक्षा करना? देखिए, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं कहा जा सकता इसको, सिर्फ जिम्मेदारी हम नहीं बोल सकते इसको, ये नैतिक जिम्मेदारी कहा जा सकता है इसको, कि धर्म की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज कहीं भी धर्म के विषय पर बात आती है तो कांग्रेस हमेशा वहाँ पर बैकफुट में नज़र आती है, मगर धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर सामने आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप कहीं भी पूरे देश भर के आंदोलन में देख लो, चाहे राज्य के आंदोलन में देख लो, चाहे जिले के आंदोलन में देख लो, कभी भी धर्म पर कुठाराघात हुआ है वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा नजर आया है। आपने कांग्रेस को कभी देश, धर्म, संस्कृति रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए कभी उनको सामने आते हुए ना किसी ने देखा है और ना कभी जीवन में कोई देखेगा, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा वाली पार्टी है। उनका विचारधारा सिर्फ इस्लामिक विचारधारा, उनकी विचारधारा वेटिकन सिटी से चलने वाली जो ईसाई की विचारधारा है। और आज उनकी मुखिया भी सोनिया एंटाइनो माइनो, जिनका पूरा नाम है, जिनको भारत में सोनिया गांधी कहा जा सकता है, और कुल मिलाकर उनकी विचारधारा कभी भी बहुसंख्यकों के प्रति कभी नहीं रही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक
की लड़ाई लड़ी है। जहां कहीं भी अल्पसंख्यक के ऊपर बात आती वहां पर कांग्रेस पहले खड़े नजर आती है, मगर जब कभी हिंदुत्व पे, भारत की संस्कृति पर, भारत की सभ्यता पर कभी बात आती है तो कभी आपको कांग्रेस नहीं दिखेगा, वहां पर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर दिखेगी। इसलिए मैं आज छाती ठोक कर कहता हूं कि अगर धर्म की रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं। क्या बीजेपी को ये हमेशा से डर सताती रहती है कि अगर धर्म का साथ बीजेपी छोड़ देगी तो सत्ता में वो कभी वापस नहीं आ सकती? ये ऐसा लगातार आरोप लगता रहा, तो वास्तविक में आपको लगता है कि धर्म है इस नाम से बीजेपी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा करती, क्योंकि हमारे ग्रंथों पर लिखा है कि धर्मो रक्षिता रक्षित। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और यही नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी निभाती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा करती है, इसलिए धर्म भारतीय जनता पार्टी की भी रक्षा करता है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत जोरदार कमबैक की और 70 से ज़्यादा सीटें जीत कर आई। क्या लगता है क्या कारण रहा, और ऐसा क्या कारण रहा कि 5 साल में ही एक बार फिर से बीजेपी ओवरटेक कर ली? देखिए, क्या होता है कि कभी कभी जब सत्ताएं बहुत दिनों तक चलती हैं तो जनताओं को लगता भी है कि कभी कुछ, जैसे कि क्या है, रोटी को अगर आप एक तरफ से ही सेकेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि रोटी जल जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी ऐसा सोचा होगा कि अच्छा रोटी तो खाने मिल रहा है, तो कभी कुछ और प्रकार की रोटी हम खाएं, इसलिए उस रोटी को पलटा। 2018 का वो समय था जब वो रोटी को पलटी और सत्ता भी पलटी। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने, अगर पूरे उपचुनावों को मान के चलो, पूरा जितने भी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए, उसमें भी अगर आप मान के चलोगे, बात करोगे तो 71 सीट, 71 सीट का बहुमत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था। मगर क्या हुआ उसका प्रतिफल? वही 71 सीट के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी थी कि छत्तीसगढ़ में कुछ नया परिवर्तन ये लेकर आए, कुछ नया आयाम छत्तीसगढ़ के ये रचे। मगर इन्होंने वाकई में एक नया आयाम छत्तीसगढ़ के लिए रचा था। इस शांत, सौम्य और विकसित छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया, नशे का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया, आतंक का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया, लूटमार का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया। इन्होंने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाकर रख दिया था। इतनी बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्या डीएमएफ घोटाला, शराब घोटाला, और यहाँ के खनिजों पर घोटाला, कोयला घोटाला, हर कार्य में भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी खुली आंखों से देखा कि हमने कांग्रेस को कार्य करने के लिए सत्ता सौंपी थी, मगर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी का जेब भरने के लिए, अपने केंद्र की पार्टी को पालने पोसने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने में डाका डाल के अपना जेब और अपनी पार्टी का जेब भर रहे थे। या उत्तर प्रदेश चुनाव में फंडिंग की जिम्मेदारी इनकी होती थी, हिमाचल प्रदेश की इन्होंने फंडिंग की थी, असम की इन्होंने फंडिंग की थी, जिसका प्रतिफल छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने आंखों से देखा। तो छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आ गया कि का से कांग्रेस और का से करप्ट, सी से कांग्रेस और सी से करप्शन, इसका एक सिक्के के दो पहलू अगर जिसको कहा जाए तो कांग्रेस और ये का से कांग्रेस होता है, और का से कुकर्मी भी है। ये अपराध का गढ़ इन्होंने बना दिया था। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि अब ये कांग्रेस जो है नहीं चला पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर जनता के बीच जाता था कि औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी इसको स्वीकारा कि कब तक सहेंगे, अब तो कांग्रेस सरकार को बदल के रहेंगे, जिसका प्रतिफल था कि विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता का पुनः भाजपा के ओर हुआ। और आज तक जब राज्य निर्माण के बाद से अगर हम आज तक का आकलन करें तो सबसे ज़्यादा अगर सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली है तो यही चुनाव में मिली है, क्योंकि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें
छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के कुकर्मों को अपनी खुली आंख से देखा था और वो बर्दाश्त करने से उनका बाहर था, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और तो और इसका ताज़ा उदाहरण भी आपको अगर वर्तमान में हुए इस रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की बात कहें तो जितना वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं मिला है उससे ज़्यादा के अंतर से तो हम जीत कर आए हैं यहाँ पर। तो इसका ताज़ा उदाहरण यही है कि भाजपा के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का एक अटूट भरोसा है और उनका भरोसा है कि यही वो सरकार है जो छत्तीसगढ़ को दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाएगी, यही वो सरकार है जो छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के राज्य के रूप में स्थापित करेगी, यही वो छत्तीसगढ़ है कि पूरे भारत देश में अगर सबसे विकसित राज्य, सबसे ताकतवर राज्य के रूप में अगर स्थापित कोई कर सकता है इसको, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता का यहाँ भाजपा के ऊपर है। बात विश्वास की चल रही है, लेकिन आपने उपचुनाव की भी चर्चा की, तो अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है जिसकी भी सरकार है उपचुनाव में उनकी जीत होती है, तो इसको सरकार की असफलता के ऊपर हम लोग नहीं मान सकते पैमाने के रूप में। अब बात मुख्यमंत्री की है तो अभी ये बात उठ कर आ रही है, जितना एक्टिव भूपेश बघेल एज ए मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, अगर बात करें तुलना में विष्णुदेव साय की, तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो सक्रियता है उसमें सवाल उठ रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि इसमें काम करने की ज़रूरत है, फिर ज़्यादा सक्रियता से काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, कांग्रेसियों का देखने का पैमाना कभी समझ में नहीं आता, उनके देखने का नज़रिया कभी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस करती क्या है और कांग्रेस की सोच क्या है। आप किसी के स्वयं सौम्य सरल चेहरे को देखकर उनके कार्यों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या सिर्फ इतना कहना क्या सही है कि कोई व्यक्ति सीधा साधा है, सौम्य है, सरल है, इसका मतलब वो निष्क्रिय है? ऐसा तो कदापि नहीं है। आप उनके कार्य से उनकी तुलना कीजिए, उनके व्यवहार को, उनके कुशलता को देखकर आप उनका अंदाज़ा नहीं लगाइए। आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है और वर्तमान में जो हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए अभी क्या कर रहे हैं, ये भी तो उन कांग्रेसियों को, उन विपक्षियों को देखना पड़ेगा कि यही वो सरकार है जिस वादे के साथ आई है ये सरकार, मोदी जी की गारंटी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ये सरकार। माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच में एक छोटी सी सोच आपको बताता हूँ। हमने आंदोलन किया प्रधानमंत्री आवास के लिए, हमने आंदोलन किया युवाओं के अधिकार के लिए, हमने आंदोलन किया महिलाओं के अधिकार के लिए, हमने आंदोलन किया छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक ऐसे सौम्य सरल और सीधे मुख्यमंत्री है जो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य को प्राथमिकता देने वाले हैं। ये कभी शो ऑफ में, कभी दिखावा करने में इनकी विचारधारा नहीं रही। ये इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 3-3 बार रहे हैं, विधायक रहे हैं, पंच रहे हैं, सरपंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और वर्तमान में आज मुख्यमंत्री। मगर इन्होंने कभी भी अपने पद का घमंड नहीं किया, इन्होंने कभी भी अपने किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं किया। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि हम जिस आंदोलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का हमने जो विश्वास जीता है, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति हमारी प्रथम जो कर्तव्य है उसको हम पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम अपना कुछ सोचेंगे। तो इसको पूरा करने के लिए जब तक छत्तीसगढ़ में लोगों को प्रधानमंत्री आवास का अलॉटमेंट नहीं हुआ, जब तक छत्तीसगढ़ में उन लोगों को उनके मकान के लिए प्रथम किस्त जारी नहीं हुई, तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर अपने कदम नहीं रखे थे कि मेरे छत्तीसगढ़ वासी जब तक उनको अपना पक्का मकान नहीं मिल जाए तब तक मैं भी अपने घर में मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाऊंगा। जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि और किस्त जारी की, केंद्र से भी मध्य से भी जारी करवाया, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री निवास पर गए। ये सोच में फ़र्क होती है कांग्रेसियों, विपक्षियों की और भारतीय जनता पार्टी के समान कार्यकर्ताओं की। हमने युवाओं के लिए जो आंदोलन किया था उसके लिए आज वर्तमान में नौकरी की बात आई तो एसआई रिजल्ट किसने जारी की, वर्तमान में नौकरी का पिटारा किसने खोला? भारतीय जनता पार्टी ने, विष्णुदेव साय जी ने। महिलाओं से जो वादा किया था कि महतारी वंदन के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 1000 रुपया उनके वंदन की, उसको प्रोत्साहन राशि हम देंगे महतारी वंदन की, आज 10वीं किस्त भी अब जारी होने वाली है। तो ये सारे वादे और इरादे मजबूत और कर्मठ के रूप में अगर कोई है
तो वो विष्णुदेव साय जी हैं, जो अपने वादों के लिए, अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। और कांग्रेसियों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त था, किसने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। तो इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने कार्यों पर अटूट विश्वास है हमारा। हमारे साथ जो डिप्टी सीएम है अरुण साहू, जिनसे चर्चा हुई थी, विजय शर्मा से भी चर्चा हुई हमारी, तो उनका कहना था कि महतारी वंदन योजना एक फैक्टर के रूप में काम किया है छत्तीसगढ़ में जीत के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ जहाँ प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं रहती हैं, उसमें से सिर्फ 70% जो महिलाएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल पा रहा है अभी, और बहुत सारी महिलाएं जिनको मिलना चाहिए वर्तमान में, तो दूसरा जो सेशन है वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो इनके लिए भी सोचें कि सरकार को अगर वास्तविक में महिलाओं के लिए काम कर रही है तो। देखिए, निरंतर हमारी सरकार ने जो वादा किया था उससे तो ज़रूर पूरा करेगी। आज हम लगभग 71 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का राशि जो है हम प्रदान कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि जनसंख्या और वोटरों की संख्या ये दोनों भिन्न होती है। जनसंख्या इसलिए ज़्यादा होती है कि कई लोग बाहर से माइग्रेट होकर आए रहते हैं, कि इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़े रहता है, कोई यहाँ के निवासी नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे महिलाएं जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गई थी, और जो महिला छत्तीसगढ़ में भी निवासरत है, छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है, यहाँ की वोटर है, कई बार किन्हीं छोटे छोटे त्रुटियों के कारण उनका रजिस्ट्रेशन महतारी वंदन के लिए नहीं हो पाया था। तो संभवतः हमारी सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है कि जो बचे हुए महिलाएं हैं उनको भी हम महतारी वंदन की राशि देंगे। इसके लिए भी सभी पूरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण भी इस ओर काम कर रहे हैं, सभी डाटा एकत्रीकरण करने के लिए लगे हुए हैं। और निस्संदेह संभवतः इस नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो बचे हुए महिला हैं उनका फिर से फॉर्म हम भरवाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी सबको आदेश निर्देश कर दिया है कि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियां जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने जो अहम भूमिका निभाई है उनको भी हम प्रोत्साहित राशि प्रदान करेंगे महतारी वंदन के तहत। माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। और कुछ दिन बाद संभवतः मुझे भी ये अंदाज है कि ये नगरीय निकाय और पंचायत के जो चुनाव होंगे उसके बाद से फिर से एक शिविर लगाकर जो बचे हुए महिलाएं हैं उनको भी इस राशि को प्रदान करने का, उनके लिए सम्मान और उनको वंदन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय जी की सरकार करेगी। विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी ने कहा था कि आने वाले 5 साल में हम यहाँ की जो जीडीपी उसको डबल कर देंगे। लेकिन क्या लगता है जो अभी मंत्रिमंडल में है आधे से ज़्यादा नए नवेले हैं, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों लोग पूरा कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कभी नया नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। एक एक दिन, एक एक लम्हा वो राज्य के, जिले के, अपने क्षेत्र के कार्यों में लगे रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही इतना बड़ा है कि वहाँ पर हर एक कार्यकर्ता दक्ष होता है। तो ऐसे में सवाल नए मंत्रियों का होता ही नहीं। आज भी जो नए मंत्रिमंडल के जो सदस्यगण हैं वो कहीं ना कहीं अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। और जैसे माननीय ओपी चौधरी जी, वो तो प्रशासन में भी रहे हैं, प्रशासनिक सेवाएं उन्होंने की। और मैं तो बहुत दिनों से ओपी भैया के साथ काम कर रहा हूँ। जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तब वो मेरे प्रभारी रहते थे। तो जब रायपुर कलेक्टर भी थे तो कई ऐसे विकास कार्य मैंने उनके माध्यम से भी इस रायपुर शहर की धरती पर कराया। कई लोगों के जो काम अधूरे रहते थे उनको भी उनके माध्यम से पूरा करवाया। तो एक अनुभव, एक भारतीय जनता पार्टी के दक्ष कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पर कोई भी नया नहीं होता। और हमारा संगठन कोई एक व्यक्ति के निर्णय पर नहीं चलने वाला संगठन, यहाँ पर हमारे लिए संगठन ही सर्वोपरि है। हर निर्णय को, हर आदेश को संगठन सर्वसहमति से तय करता है। उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हृदय से स्वीकार करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम भी धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो जो ओपी चौधरी जी ने जो कहा है कि जीडीपी हम डबल करेंगे, निस्संदेह आप कुछ दिन बाद देखना छत्तीसगढ़ किस ओर अग्रसित होगा और छत्तीसगढ़ पुनः एक दौड़ता हुआ एक विकसित राज्य बनने जा रहा है। कांग्रेस कार्यकाल को आपने करप्शन का गढ़ और भ्रष्टाचार का गढ़ कहा और अपराधों का गढ़ कहा, लेकिन जब हम देखते हैं 1 साल के भीतर ही बड़ौदा बाजार जैसे घटना, सूरजपुर में, कवर्धा में, क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस सेम ट्रैक पे चल रही है? देखिए, सेम ट्रैक पर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और औचित्य नहीं है सेम ट्रैक पर चलने का, क्योंकि उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस ओर कार्य करता है जहाँ पर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा कार्य करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच ही थी कि अगर हम सरकार पर हैं तो आपने सुना होगा कि अंत्योदय, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लय पे, अंत्योदय के धरातल पर काम करता है। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि पंडित दीनदयाल जी की जो सोच थी कि जब तक हर सरकारी योजना का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए तब तक आपके सरकार में आने का ध्येय पूरा नहीं होता, इसलिए हम उसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और रहा सवाल वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति में, आप जब देख रहे हैं वर्तमान में जो अपराध की घटनाएं हो रही, ये जो अपराध आज भी हो रहे हैं ये कांग्रेस के समय के बीज बोए हुए अपराध थे और अपराधीगण थे जिनका धीरे धीरे सफाया चालू हो गया है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बलौदा बाजार की घटना का आपने जिक्र किया। बलौदा बाजार घटना के पीछे कौन थे? पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने इसे भी अपनी खुली आंखों से देखा है। आज भी उस अपराध में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक विधायक भी अंदर है जेल के अपराध में। ये षड्यंत्र था कांग्रेस का, कांग्रेस की गुंडागर्दी थी, कांग्रेस का जो ये पुराना जो प्रवृत्ति है आतंक फैलाने का, ये सीधा छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने आंखों से देखा है कि किस प्रकार से आतंक छत्तीसगढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर को जलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सतनामी समाज जैसे सभ्य समाज के साथ जो छत्तीसगढ़ की विकास में एक बड़ी भूमिका जो निभाते हैं, बाबा गुरु घासीदास जी के विचारधारा पर चलने वाले जो समाज है उनको हिंसक बनाने का अगर पीछे से किसी ने उस शांत आंदोलन को भड़काया किसी ने, तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पूरे प्रदेश भर से, पूरे दुर्ग भिलाई से भर भर कर गुंडे गए थे वहाँ पर। कांग्रेसियों ने ही सतनामी समाज के आड़ में उस समाज को बदनाम करने के लिए पेट्रोल बम लेकर गए, पथराव उन्होंने किया, लाठी डंडे उन्होंने चलाए और कलेक्टर परिसर को अगर किसी ने आगजनी की है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है। उस अपराध के पीछे भी अगर किसी का हाथ है तो कांग्रेस का हाथ है। दूसरी घटना मैं बताता हूँ, सूरजपुर की घटना। सूरजपुर में एक पुलिस वाले की पत्नी की हत्या, उसकी बेटी की निर्मम हत्या करने के आरोप भी आज एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष जेल में बंद है। मैं ये कहता हूं कि अपराधी तो अपराध कर रहे हैं, मगर उस अपराध के पीछे हर अपराध में कांग्रेसियों का हाथ क्यों होता है, ये भी चिंतनीय विषय है। और तो और हमारी सरकार इतनी प्रतिबद्ध है कि अपराध का सफाया करने के लिए हमारा संकल्प है। और हमने तो इस छत्तीसगढ़ में पहला एनकाउंटर भी कर दिया। एनकाउंटर में उस कुख्यात आरोपी को, अपराधी को भी मार गिराया जिसके आतंक से पूरा दुर्ग भिलाई और आजाद छत्तीसगढ़ परेशान था। पहला एनकाउंटर भी हमने छत्तीसगढ़ में किया। हम प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अपराध का सफाया करने के लिए। कुछ समय पहले ही 23 तारीख को रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रिजल्ट आया जिसमें सुनील सोनी जी जो भारतीय जनता पार्टी को से प्रत्याशी थे जीत का है। क्या लगता है, बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं, इस बार सुनील सोनी जी जो पूर्व में सांसद भी रहे, यहाँ से महापौर भी रहे हैं, नए चेहरे को मौका क्यों नहीं दे रही बीजेपी? और चुनाव से पहले आपका भी नाम सामने चल रहा था कि आपको भी टिकट मिल सकता है। देखिए, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। आज अगर मुझे भी पहचान मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली है। आज हम बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यू चल रहा है ये भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण ही आज हम इस इंटरव्यू पर बैठे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी ने पहचान दिलाई मुझे कि अमित साहू तो सामान्य सा एक साधारण सा व्यक्ति है, और अमित साहू नाम के अनेक व्यक्ति इस छत्तीसगढ़ में भी निवास कर रहे हैं, भारत में भी निवास कर रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ इस अमित साहू को अगर किसी ने पहचान दिलाई, मान सम्मान दिलाई, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वक्त आने पर और सही समय आने पर हर एक कार्यकर्ताओं को उचित जिम्मेदारी देती है। हो सकता है मेरा समय नहीं आया होगा, वक्त नहीं आया होगा, मगर ये बात सही है कि कल के भारतीय जनता पार्टी, हम जो आज के कार्यकर्ता हैं हम ही सब हैं, और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी देगी। आज सुनील सोनी जी को जिम्मेदारी दी, कहीं ना कहीं उनके प्रति एक विश्वास था कि ये जीत कराएंगे और प्रचंड मतों से जीत कराएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ताओं के बारे में जानती है, हर कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देने का काम करती है, हर कार्यकर्ताओं को समय समय पर अनेकों जिम्मेदारी प्रदान करने का काम करती है। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी इस क्षेत्र के सम्मान्य
सम्मानीय, लोकप्रिय, सबसे लाडले राजनेताओं में छत्तीसगढ़ के एक हैं, तो उन पर भरोसा जताकर सुनील सोनी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने अत्यधिक मत दिए। जितना मत सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी को प्राप्त नहीं, उससे ज़्यादा तो जीत मार्जिन जो होता है वो हमने दर्ज की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हुए कल मुझे भी जिम्मेदारी देगी, मुझे भी इस छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा बनाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समय आने पर अपने हर कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। और दूसरा, आपने कहा मेरा भी नाम चल रहा था, तो ये कहीं ना कहीं भाग्य का भी विषय रहता है। सुनील भैया का भाग्य प्रबल था तो उन्हें मिला टिकट, मेरा भाग्य कल प्रबल होगा तो कल मुझे भी मिलेगा टिकट और मैं भी विधायक बनूंगा, मैं भी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में मंत्री के रूप में काम करूंगा। और जो संगठन जिम्मेदारी दे वो ऐसा मैं कार्य करता हूं जो आज तक पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पार्टी के जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से और कर्मठता से मैंने निभाया। मैं ऐसा कार्य करता हूं तो मेरा भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में रखेगी और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का ख्याल भारतीय जनता पार्टी समय आने पर रखती है। जी, क्या मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आप खुश हैं अपने निर्णय से? जब आप इससे पहले राजनीति में नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी आपके सामने परिस्थिति बनी कि आप राजनीति में आ गए और अभी आप जहां हैं, जिस हालात में हैं, जिस जगह में हैं, उसको देखकर अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि हाँ मेरा फैसला सही था? देखिए, राजनीति में आने का सवाल ऐसा है कि मैं आज का युवा हूँ। आज के युवाओं की सोच क्या होती है, क्योंकि आज के सर्वाधिक युवा, अगर छत्तीसगढ़ में अगर 100% युवाओं की बात करें, 100% में 95% से अधिक युवा जो है सोशल मीडिया के युग के युवा हैं। और वो सोशल मीडिया में जब उनका बायो देखो अनेक युवाओं का, वो अपने बायो में अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर लिख के रखते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। मैं उसी लिए आज के पॉलिटिक्स में हूं कि हु गिव यू पावर टू यू हेट पॉलिटिक्स। मैं उन तमाम युवाओं से कहता हूं व्हाई यू कैन नॉट कम इन पॉलिटिक्स, मेक नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स। मैं उन सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि क्या आपको किसने अधिकार दिया कि आप राजनीति से चिढ़ें? क्या आप ये नहीं सोचते कि आप खुद राजनीति में आए, उस राजनीति को स्वच्छ करें, जो आप सोचते हैं वैसा उस अनुरूप को चलाएं? तो मैं आज का युवा हूं, इसलिए आज की स्वच्छता की राजनीति, किसी के साथ अन्याय ना होने वाली राजनीति, किसी असहाय लोगों के साथ उनका सहारा बनने वाली राजनीति, हर दुखियारों के दुख में उनके दुख को दूर करने वाली राजनीति, युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली राजनीति, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली राजनीति, यहाँ के बुजुर्गों को सम्मान देने वाली राजनीति और छत्तीसगढ़ के कोने कोने को विकास प्रदान करने वाली राजनीति का हिस्सा बनने के लिए मैं आज इस छत्तीसगढ़ में राजनीति में आया हूँ। और मेरे जैसे, मैं जब से राजनीति में आया हूँ तो मेरे जैसे हजारों लाखों युवाओं को मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ा है, क्योंकि यही वो विचारधारा वाली पार्टी है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए पहले खड़े होने वाली पार्टी है, जो जिनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ भारत का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, पूरे सिर्फ और सिर्फ विकास ही इस पार्टी का ध्येय है। इसलिए आप को मैं बताना चाहूँगा, राजनीति में इसलिए आया हूँ कि राजनीति को स्वच्छ करूँ और राजनीति से अच्छे लोगों को जोड़ूँ। यहाँ जो राजनीति से जो चिढ़ने वाले लोग हैं, मैं उनको राजनीति से जोड़कर वो राजनीति उनके अनुरूप बनाकर उनको दूँ, इसलिए मैं आज राजनीति में हूँ। अगर अमित शाह जी राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? देखिए, अगर मैं राजनीति में नहीं आ रहा था तो कहीं ना कहीं व्यापार ही करते रहता। अगर राजनीति में नहीं आया था तो कहीं ना कहीं किसी एक क्षेत्र में काम करते रहता। तो आज पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है और परिवार का जो व्यवसाय है उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो दोनों को सामंजस्य बनाकर इस छत्तीसगढ़ की राजनीति को स्वच्छ करने का काम, इस राजनीति में सबकी मदद करने का काम, इस छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबको उनका अधिकार मिले उस प्रकार की राजनीति करने का काम मैं बखूबी कर रहा हूं। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि जो पार्टी जिम्मेदारी मुझे दे रही है उसे बहुत अच्छी तरीक़ा से मैं निभा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अगर सर्वाधिक युवाओं को अगर किसी ने भाजपा की विचारधारा से जोड़ा है तो उसमें एक नाम अमित शाह का आता है। और इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैं उन युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ता हूं जो कभी राजनीति से चिढ़ते थे मगर आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी कहाँ तक है?
देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात कहें तो मैं और मेरी महत्वाकांक्षा इतनी रहती है कि मेरी पार्टी, जिसमें पार्टी का छोटा सा तिनका हूँ, छोटा सा एक वट वृक्ष का पत्ता हूँ, मेरी महत्वाकांक्षा इतनी रहती है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करके जो मुझे काम दे, मैं उसे ईमानदारी से पूर्ण करके पार्टी को उसका आउटपुट दूं, पार्टी को उसका फ़ायदा पहुंचाऊं, इतनी ही मेरी महत्वाकांक्षा रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझे, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी की अगर पूरी प्रदेश टीम की बात करोगे तो उस पूरे टीम में सबसे छोटा और सबसे कम उम्र का, सीधा सीधा आप कह सकते हैं तो सबसे युवा पदाधिकारी हूँ मैं। सभी 50 प्लस के उम्र से ज़्यादा लोग हैं, मगर आज भी मैं 34 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये विश्वास है पार्टी का मेरे प्रति, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के प्रति। ये वो ईमानदार कार्यकर्ता है जिसे जो जिम्मेदारी दो, उस जिम्मेदारी से बड़ा निभाने का, उसे पूरा करने का काम अगर किसी कार्यकर्ता के अंदर साहस है तो वो अमित साहू नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास मेरे प्रति है, यही मेरी महत्वाकांक्षा है और उसे में मैं संतुष्ट हूँ। जी, आप युवा हैं, युवा विचार को लेकर चलने वाले हैं। जाते जाते हमारे माध्यम से उन युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, फिर जो राजनीति में नहीं आकर भी कुछ काम करना चाहते हैं, सेवा धर्म के लिए या फिर समाज के लिए, तो संदेश देंगे। देखिए, उन तमाम छत्तीसगढ़ के युवाओं से मेरी यही अनुरोध है, मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी विचारधारा, आप सबका सिर्फ और सिर्फ देश, धर्म और संस्कृति के प्रति होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अगर मिट गई तो हमारा धर्म नहीं बचेगा, और हमारा धर्म नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। वर्तमान में नारे भी चल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो जब हम एकजुट रहेंगे तो देश के अंतर विरोधियों का सामना खुलकर कर पाएंगे, देश में जिहादियों का सामना खुलकर कर पाएंगे, देश में इन लोभ प्रलोभ देकर हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में बदलने वाले मिशनरियों के खिलाफ भी हम लड़ पाएंगे। तो मेरी उन युवाओं से अपील भी यही है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी को, जिनका कहना है कि जो जिस सोच के साथ राजनीति में आते हैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे धर्म का काम, चाहे सामाजिक सेवा का काम है। प्रदेश में कितनी अच्छी से सरकार चला रही है बीजेपी और कितना बुरा कार्यकाल रहा 5 साल में, इसके ऊपर भी चर्चा की। साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।